Hello, students. Today we are going to study about equality, which is the first chapter from your civics NCERT book. So, our chapter begins with the story of Kanta, a domestic worker, who was standing in a queue to cast her vote. Suddenly, she saw there Mr. Jain. Mr. Jain जिनके घर पर वो काम करती है क्योंकि वो एक डोमेस्टिक हेल्प है. She feels happy and says this to her friend Sujata, जो उसके पीछे खड़ी हुई है. She says it to her friend Sujata that it is really good that every citizen have equal right to vote. When Kanta's turn comes to vote, she vote for the candidate who promised to bring water pipelines in her area. After voting, she says namaste to Mr. Jain and she start walking to her home. On the way, she tells to her friend Sujata that her daughter Gudiya is having fever. उसकी बेटी जो है गुड़िया, कांता की जो बेटी है गुड़िया, उसको फीवर है. She wants to take her to hospital, but first she will go to finish the work at Jain's house and then she will ask for some advance for गुड़िया's hospital expenses. That means पहले वो जैन साहब के यहाँ काम करने जाएगी, उसके बाद ही वो गुड़िया को हॉस्पिटल लेकर जा पाएगी जिसको कि फीवर है, क्योंकि वो जैन साहब के यहाँ जाएगी जब वर्क करने के बाद में वहाँ का वो उनसे थोड़ा सा एडवांस मांगेगी ताकि वो हॉस्पिटल का खर्चा दे पाए. सो एट होम, अब होता क्या है, घर पहुंचती है गुड़िया. एट होम शी गिव्स सम वाटर टू गुड़िया and tells her that she will take her to hospital when Kanta will come back from work. The area where they lived was very dirty, very unhygienic. So Kanta thinks that this is the reason for Gudiya's bad health condition. यही एक रीजन है वहाँ की गंदगी, जिस एरिया में स्लम एरिया में वो रहती है उसकी गंदगी की वजह से उसकी बेटी जो है वो अक्सर बीमार रहा करती है. सो अब क्या है, आप इस सीन में देखिए आप कि कांता जो है मिस्टर जैन के यहाँ पर काम कर रही है. मिसेस कांता उनसे कहती है मेक श्योर टू डू द एवरी कॉर्नर प्रॉपरली, मतलब कोनों कोनों से गंदगी निकालो. सो अब कांता उनसे एडवांस मांगती है मिसेस जैन से, तो कहती है हियर इज योर एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट, यानी कि इसकी आदत मत डाल लेना, मैं अभी तो तुम्हें एडवांस दे देती हूँ. सो कांता कहती है नो मैडम. इसके बाद कांता अपनी बेटी को लेती है एंड she is in a queue for hospital. अब क्या है, क्योंकि ये सरकारी हॉस्पिटल की लाइन में लगी हुई है, वो अपनी बेटी से कहती है कि जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, या थोड़ा सा कुछ मिनट्स और रुको. अपने मन में वो सोचती है that जैन मैडम एंड जैन साहब में स्टैंड इन द लाइन टू वोट बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिए इस पर. वो कहती है कि जैन मैडम और जैन साहब वोट करने के लिए तो एक लाइन में खड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर उनके बच्चा बीमार है तो वो किसी भी लाइन में उनको खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है, इतना स्टेटस है उनके पास में कि वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने बच्चे को दिखा सकते हैं. लेकिन वो जो है कांता अपनी बेटी को, गुड़िया को गोदी में लिए हॉस्पिटल की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एक लाइन में खड़ी है. आगे देखते हैं. सो our next topic is equal right to vote. We will connect it with the story of Kanta also. So in a democratic country all adults are entitled to vote. Democratic country यानी कि जैसे हमारी कंट्री है, यानी कि प्रजातांत्रिक कंट्री, the country where every citizen in an adult age having the right to vote, having the right to choose their leaders. So this is called universal adult franchise. इस चीज को हमने 6th क्लास में भी इस चीज को पढ़ा था. सो दिस प्रोसेस कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज व्हेन एवरी सिंगल इंडिविजुअल हु इज कंसीडर्ड एज एन अडल्ट हैविंग अ राइट टू वोट, वी विल कॉल देम. तो डेमोक्रेटिक कंट्री में एवरी सिंगल पर्सन इज हैविंग द राइट टू वोट अगर उसकी एज जो है वो 18 साल से ऊपर है. सो द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी. इस आइडिया को बनाया ही इक्वालिटी बेस करके गया है कि एवरी पर्सन, चाहे वो क्वालिफाइड है या नहीं है, इलिटरेट है या लिटरेट है, एवरी सिंगल पर्सन इज हैविंग द राइट टू वोट अगर उनकी एज जो है, इफ दे आर द सिटीजन, if they are having the nationality of a particular country and if they are in the adult age, तो वो वोट कर सकते हैं.
So does the equality in the voting ensures equality in all sphere? अब बात यहाँ पर आती है ये कि क्या अगर इक्वालिटी वोटिंग करने में है, यानी कि वोट करने के लिए अगर इक्वालिटी की बात की जा रही है कि हर व्यक्ति को इक्वल राइट है वोट करने का, तो क्या इससे ये चीज इंश्योर होती है कि हर जगह इक्वालिटी है? अगर हम इसको रिलेट करके देखें, सो कनेक्टेड विद द स्टोरी ऑफ कांता, कांता की स्टोरी से ही लेकर देखें तो कांता खुद भी लास्ट में ये चीज कहती है कि भले ही वो इक्वालिटी इस चीज पर हो कि हम लोग एक ही लाइन में खड़े हैं वोट करने के लिए, लेकिन दूसरी चीजों में इक्वालिटी नहीं है। सो अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी, यहाँ पर हम दूसरी तरीके की इक्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे। सो पीपल इन डेमोक्रेटिक इंडिया मे हैव द इक्वल राइट टू वोट, बट द डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वल। डेमोक्रेटिक इंडिया में everybody is having the equal right to vote, but the living conditions are different for every person. How? कैसे? जैसे कि rich and poor people are there, upper and lower caste people are there, inequality on the basis of religion. We will study it with the help of few stories afterwards. So these things will be more clear to you. So in this sense, people are highly divided despite being treated equally under the constitution. तो है क्या कि हमारा जो constitution है, यानी कि हमारा जो संविधान है, वो तो ये कहता है कि every single individual, every person who is living in India is having the equal right over everything. But still there are वेरी मच इनइक्वालिटी। किस किस बेसिस पर हो सकती है? कोई अमीर होता है, कोई गरीब, कोई अपर कास्ट से है, कोई लोअर कास्ट से है। रिलीजन के बेसिस पर इंडिफरेंसेस होते हैं, इनइक्वालिटीज होती हैं। सो वी विल स्टडी इट विद द स्टोरी ऑफ मिस्टर प्रकाश वाल्मीकि, हु इज अ राइटर, एंड वी विल आल्सो स्टडी इट फ्रॉम द हेल्प ऑफ द स्टोरी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। सो लेट्स बिगिन इट विद द स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सो इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो देयर आर मेनी चैलेंजेस टू इट। बहुत ज्यादा चैलेंजेस है इक्वालिटी के लिए। सो इन द फॉर्म ऑफ वेरियस इनइक्वालिटी, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज फैली हुई हैं, जैसे कि कास्ट सिस्टम जो है या फिर कास्ट सिस्टम जो है मैरिजेस में। अब होता क्या है, यहाँ पर ये दो चीजें मैंने अलग अलग क्यों लिखी हैं ये समझिए। अगर हम सिर्फ कास्ट सिस्टम की बात करें तो ये रूरल एरियाज में अभी भी है कि कास्ट बेस्ड चीजें होती हैं, लोग अभी भी कास्ट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं वहां पर। लेकिन अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो वहां पर कास्ट सिस्टम इतना नहीं है। अगर आप शहरों में चले जाएं, बड़ी सिटीज में, तो वहां कास्ट सिस्टम कोई फॉलो नहीं करता। लेकिन स्टिल अगर आप कोई भी मैट्रिमोनी एडवर्टीजमेंट देखते हैं, जहां पर शादी के लिए एडवर्टाइजमेंट दे रखा होता है, तो वहां पर आप देखिए कास्ट की बात जरूर होगी। चाहे भले ही कितनी भी अपर सोसाइटी का हो, लेकिन अपनी कास्ट जरूर वो लोग बताते हैं, क्योंकि कास्ट सिस्टम जो है वो मैरिज में बहुत वहां पर भी है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी मैरिज के लिए लोग कास्ट सिस्टम को फॉलो करते हैं। वन सच एग्जाम्पल ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी इज हाईलाइटेड बाय मिस्टर ओम प्रकाश वाल्मीकि, अ दलित राइटर, इन हिज ऑटोबायोग्राफिकल बुक ऑल्सो। अब जिनको ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब नहीं पता, पहले वो समझ लीजिए। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, यानी कि अगर मैं अपनी लाइफ की स्टोरी जो है वो खुद ही लिख रही हूँ तो उस बुक को मेरी ऑटोबायोग्राफी कहा जाएगा। सो दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिस्टर ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिस ऑटोबायोग्राफी का नाम है जूठन। So let's study the story of Mr. ओम प्रकाश वाल्मीकि। He was a दलित। दलित का मतलब यहाँ पर है ब्रोकन, यानी कि पूरी सोसाइटी ने, सब कुछ ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। उस सोसाइटी की बातों ने और इनइक्वालिटी ने बिल्कुल ब्रोक करके उनको ब्रोकन बनाकर रख दिया था। When he was in class 4th, when Mr. ओम प्रकाश वाल्मीकि he was in class 4th, तो जो हेडमास्टर asked ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड। आप इमेजिन करिए, 4th क्लास के बच्चे से ये कहा गया कि पूरे स्कूल में झाड़ू लगाओ, वहां का प्लेग्राउंड भी साफ करो। दिस कंटिन्यूड फॉर अ कपल ऑफ डेज। काफी दिनों तक, कुछ दिनों तक इन्होंने, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने वहां किया ऐसा। एंड वन डे व्हेन हिज फादर सॉ हिम स्वीपिंग, ही टुक हिम and he confronted the teacher and took him back home. जब इनके फादर ने, मिस्टर ओम प्रकाश वाल्मीकि फादर ने इनको स्कूल में झाड़ू लगाते हुए देखा, ये अपने बेटे को लेकर तुरंत हेडमास्टर के पास गए और उन्होंने कहा कि जो ये काम मेरे बेटे से क्यों कराया जा रहा है, और मेरा बेटा इसी स्कूल में पढ़ेगा और उसके साथ साथ और भी आएंगे।
तो इनका कहने का मतलब यहाँ था, ये कास्ट बेस्ड ये चीज थी कि इसकी कास्ट के ये तो पढ़ता ही है और इसकी कास्ट के और भी लोग यहाँ पर पढ़ने आएंगे. ही कन्फ्रंटेड द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल. सो अंडरस्टैंड द डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन विच ओम प्रकाश फेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. सोचिए इतना छोटा बच्चा, एक 4th क्लास का बच्चा, क्या मेंटल स्टेट रहा होगा उसका, जबकि वो ये देखता था कि उसको सेम इक्वालिटी वहां पर मिल ही नहीं रही है स्कूल में, जबकि स्कूल एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. सो दिस इज कास्ट बेस्ड इक्वालिटी. ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमको कास्ट बेस्ड इक्वालिटी को समझ पाने का. अब हम बात करेंगे स्टोरी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की. मिस्टर एंड मिसेस अंसारी जो कि एक वेल क्वालिफाइड कपल है और एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं. So this story explains the inequality based on religion. Religion based inequality हमको ये story बताएगी. So Mr. and Mrs. Ansari were looking for an apartment in the city. एक city में एक अच्छा apartment ढूंढ रहे थे. उन्होंने they contacted a dealer. एक dealer से contact किया. He showed them some apartment. Dealer ने कुछ apartments उनको दिखाए. The owner refused to rent apartment to Ansari family by making some irrelevant excuses like they eat meat. इस तरीके के irrelevant एक्सक्यूजेस बनाने लगे जो भी ऑनर्स थे अपार्टमेंट के, कि हम ऐसे लोगों को अपार्टमेंट रेंट नहीं करते जो मीट खाते हैं, जबकि उसी अपार्टमेंट के पास से ही दूसरे अपार्टमेंट से फिश बनने की स्मेल आ रही थी. बट अगर हम समझे कि ये रीजन मीट का नहीं था, मीट नॉन वेजिटेरियन वाला रीजन नहीं था, द रीजन वॉज देयर रिलीजन. द रीजन वॉज द रिलीजन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अंसारी. दिस इज द इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन रिलीजन. जबकि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक क्वालिफाइड एंड वर्किंग कपल को एक अपार्टमेंट रेंट पर नहीं मिल पा रहा है ड्यू टू देयर रिलीजन. सो अब हम बात करेंगे रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी. डिग्निटी क्या होता है पहले ये समझते हैं. डिग्निटी इन द सेंस कि हमारा एक तरीके से सेल्फ रेस्पेक्ट. ऐसा ना हो कि कोई भी चीज हम अपने से अपनी एक लेवल बनाकर हम चलते हैं कि हाँ अगर उस डिग्निटी को कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, हम अपनी एक सेल्फ रेस्पेक्ट बनाकर चलते हैं. सो द रीजन बिहाइंड द अनइक्वल ट्रीटमेंट वाज रिलीजन, कास्ट, क्लास बैकग्राउंड. हम इस कैसे क्या क्या रीजन होते हैं अनइक्वल ट्रीटमेंट के, जैसे कि रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, क्लास बैकग्राउंड. क्लास बैकग्राउंड जो है ये हमने कांता की स्टोरी से रिलेट कर सकते हैं इसको हम. सो आप एग्जाम्पल ले सकते हो ओम प्रकाश वाल्मीकि का अंसारीज का इन चीजों को समझने के लिए. When people are treated unequally, their dignity is violated. यानी कि जब लोगों को अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, बराबरी का अधिकार नहीं मिलता, तो जो उनकी डिग्निटी होती है वो वायलेटेड होती है. यानी कि कहीं ना कहीं उनका जो सेल्फ रेस्पेक्ट, उनकी जो भव्यता है, उसको कहीं ना कहीं बहुत हर्ट होता है. ड्यू टू दिस one feels as if she or he is less than equal. किसी के लोगों के मन में ये भावना आती है अरे हम छोटे लोग हैं और हमें बराबरी का अधिकार नहीं है. So we can recall the case with Mr. Om Prakash Valmiki एंड अंसारी कपल. हम समझ सकते हैं इन लोगों की क्या सिचुएशन रही होगी. एक तरफ एक 4th क्लास में पढ़ने वाला छोटा बच्चा है जो पढ़ाई करने स्कूल गया है, लेकिन उसे झाड़ू लगवाई जा रही है उसके कास्ट की वजह से. एक तरफ अंसारी कपल है जो क्वालिफाइड एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको कहीं अपार्टमेंट नहीं मिल रहा. क्यों? क्योंकि उनके रिलीजन की वजह से. तो एवरीबॉडी डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. हम सबको ही सेम लेवल की रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए. हर किसी को अपने हिस्से की रेस्पेक्ट का अधिकार है. एक बच्चा भी जो है उसको भी अपने हिस्से की इज्जत तो हर कोई चाहता है. सो इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. अब हम बात करेंगे इंडियन डेमोक्रेसी में कैसे इक्वालिटी होती है. सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल इन एवरी सेंस. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उसकी तरह से अगर हम देखें तो एवरी सिंगल इंडिविजुअल इज हैविंग द इक्वल राइट in every sense, but equality of every person is recognized in democratic India. यानी कि हमारे डेमोक्रेटिक इंडिया में हर पर्सन को सेम इक्वालिटी दी गई है, बराबरी का दर्जा दिया गया है. Whereas earlier there was no law to protect people from discrimination and ill treatment. बहुत पहले की बात कर रहे हैं हम, आज़ादी से पहले की, जब हमारा संविधान नहीं बना था, तब
क्या था कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था, यानी कि लोगों को अलग अलग रखा जाता था कास्ट के, रिलीजन के, इन सब के बेसिस पर। हाउ डज दिस इक्वालिटी इज रिकॉग्नाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कैसे इसको इक्वालिटी को दिया गया है, बराबरी का दर्जा कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है? समझते हैं कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या एक साधारण सा नागरिक, एवरी सिंगल इंडिविजुअल इज हैविंग इक्वल राइट, इज इक्वल बिफोर द लॉ। यानी कि अगर कोई क्राइम करेगा तो चाहे वो कोई भी हो, तो लॉ, कानून सबके लिए बराबर है। मूवीज में बहुत सुना है हमने। सो नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस और बर्थ और जेंडर। इन सब बेसिस पर किसी को भी इनइक्वल इन ट्रीटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। एवरीवन शुड हैव एन इक्वल एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। हर पब्लिक प्लेस का अधिकार हर पब्लिक को होना चाहिए, हर, चाहे वो किसी भी कास्ट की, रिलीजन की, कैसे भी हो, पब्लिक प्लेसेस सबके लिए खुले हैं। आपको मैं ये चीज इसलिए ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। पहले की आपको बात बताती हूँ, जब टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी का टर्म चल रहा था, उस समय मंदिरों में जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं थी लोअर कास्ट लोगों को। तो इसलिए ये टर्म भी एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, दैट एवरी वन शुड हैव एन इक्वल एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। सो इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, दो तरीके हैं, टू वेज, थ्रू विच गवर्नमेंट ट्राइज टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग स्पेस मिस्टेक है, दैट्स इट। सो इक्वालिटी की अगर हम बात करें इंडियन डेमोक्रेसी में, तो कई तरीके, गवर्नमेंट जो है इंडिया की बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी को चेंज करने की थोड़ी थोड़ी कोशिश की जाती है, कोशिश की जाती है कि इसको मॉडिफाई करने की कोशिश की जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप हैं, अभी आपने 6th क्लास में कुछ पढ़ लिया, अब आप अपने आप को मॉडिफाई करें, 7th क्लास में आ गए, 7th में आने के बाद में और थोड़ा पॉलिश करने की कोशिश करेंगे 8th क्लास में आने के लिए। सो यही चीज करने की बात की गई कि लगातार अब भी गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी को बनाए रखने में और डेमोक्रेसी में सुधार के लिए, जैसे जैसे लोगों की सोच बदल जाती है, तो ये इतना ब्रॉड टर्म है ना डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इतना ब्रॉड टर्म है कि जब इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एक चीज है वो अप्लाई हो गई, लगा कि हाँ इस चीज को जो अप्लाई करना चाह रहे थे वहां सुधार आ गया, तो उसमें और मॉडिफिकेशन, और ज्यादा सुधार लाके उसको थोड़ा सा बदलाव लाने की, लगातार सोसाइटी में बदलाव लाने की कोशिश करता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो टू वे थ्रू विच गवर्नमेंट ट्राइज टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कई तरीके आजमाती है गवर्नमेंट ताकि वो इक्वालिटी ला सके। पहला है थ्रू लॉ, जैसे कानून बनाया गया इस चीज को लेकर, बैनिंग अनटचेबिलिटी, यानी कि इस चीज के खिलाफ अगर कोई भी से कास्ट से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट पास करेगा या अनटचेबिलिटी होगी, तो वो एक तरीके से कानून में इसके लिए प्रावधान बनाया गया है कि उनको सजा मिलेगी, बैन कर दिया गया पूरी तरीके से अनटचेबिलिटी को। सेकंड है गवर्नमेंट प्रोग्राम और स्कीम, गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रोग्राम और स्कीम बनाती है इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मिड डे मील स्कीम, क्योंकि स्कूल से जुड़ा एग्जाम्पल है, इसीलिए आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर कोशिश की गई। आगे हम समझेंगे कि कैसे इक्वालिटी इन दो चीजों के बेसिस पर इक्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है, बनाया जा सकता है इंडियन डेमोक्रेसी में। सो गवर्नमेंट प्रोग्राम टू एंश्योर इक्वालिटी, पहला है मिड डे मील। मिड डे मील क्या है पहले ये समझते हैं। इन दिस प्रोग्राम फ्री कुक्ड लंच इज बीइंग प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल। हम सबको पता है एलिमेंट्री स्कूल्स में जो है वो खाना प्रोवाइड कराया जाता है बच्चों को। मिड डे मील फर्स्ट स्टार्टेड इन तमिलनाडु। इन 2001 सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल स्टेट्स गवर्नमेंट टू स्टार्ट मिड डे मील। दिस प्रोग्राम हैड मैनी पॉजिटिव इम्पैक्ट, बहुत अच्छे पॉजिटिव इम्पैक्ट आए इस प्रोग्राम के। सो क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट थे, जैसे कि मैनी पुअर चिल्ड्रन हैव बिगिन एनरोलिंग एंड स्टार्टिंग अटेंडिंग स्कूल रेगुलरली। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके घरों पर खाने की व्यवस्था तक नहीं थी, इतने मजदूर तबके के जो लोग हैं उनके बच्चे थे जिनके घरों पर खाने के लिए पूरी सुविधाएं नहीं थी, खाना नहीं था। तो इससे क्या हुआ, मिड डे मील आने से वो बच्चों ने स्कूल आना शुरू किया और स्कूल में ज्यादा बच्चे आने लगे। Earlier, children had to go home for lunch and then they did not return to school for second shift. But after MDM attendance improved, earlier their mother had to interrupt their work to feed their children. Now mothers could do their work in continuity. है क्या, पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे, सेकंड शिफ्ट के लिए वापस ही नहीं आते थे, लेकिन मिड डे मील आने के बाद में अब उन्होंने घर जाना ही छोड़ दिया, उनको लंच वहीं मिलने लगा स्कूल में ही। और जो मदर्स थी
वो अपने घरों पर जाते थे, उनकी मदर्स जो थी वो भी कहीं मजदूरी करी कुछ है, तो उनको भी आना पड़ता था घर पे अपने बच्चों को खाना खिलाने, तो उससे उनकी मदर्स की भी थोड़ी हेल्प हुई, वो भी अपना काम कंटिन्यूटी में करने लगी। सो दिस प्रोग्राम रिड्यूस्ड कास्ट प्रेजुडिस ऑल्सो। कास्ट प्रेजुडिस बहुत ज्यादा खत्म हुआ। आप इमेजिन करिए एक स्कूल में हर कास्ट का बच्चा है, सब एक साथ बैठकर लंच कर रहे हैं, और इसके अलावा मिड डे मील प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वालिटी। बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इसने इक्वालिटी को इम्प्रूव करने में। दलित जो महिलाएं हैं, दलित वर्ग से, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिला स्कूल की रसोई में खाना बनाने के लिए। बट स्टिल देयर आर मैनी चैलेंजेस टू इक्वालिटी। बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं अभी भी इक्वालिटी लाने के लिए इंडिया में, क्योंकि इलिटरेसी लेवल बहुत ज्यादा है। आज भी आप सोचिए इतना इलिटरेसी लेवल है, लोग समझने को ही तैयार नहीं है। अगर घरों पर लोग आते हैं, मतलब मैं आपको अपने ही एग्जांपल देती हूँ। एक बार मेरे घर पे कुछ गेस्ट आए थे, उनको मैंने कुछ ग्लासेस में पानी दिया, तो घर वालों का ये कहना था कि ग्लास को अलग रख दीजिए। तो मैंने ये बोला कि आई एम अ टीचर, मेरा काम इस चीज को खत्म करना है, इसको बढ़ावा देना नहीं है, और मैंने उन ग्लासेस को अपने बाकी बर्तनों के साथ ही रखा। तो है क्या कि अगर हम क्वालिफाइड, हम एजुकेटेड हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम बिल्कुल भी ये नहीं चाहेंगे कि किसी भी बेसिस पर इक्वालिटी ना आए। हम यही चाहेंगे, बीइंग अ गुड सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, फॉर आवर कंट्री, कि इक्वालिटी मिले हर किसी को, उसकी नॉलेज, उसकी वैल्यू सिस्टम जो है, उसको उसके हिसाब से उसको रिस्पेक्ट मिले। सो डिफरेंसेस बिटवीन द स्कूल अटेंडेंस ऑफ रिच एंड पुअर चिल्ड्रन। अब क्या हुआ, मिड डे मील आने के बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस रहे, जैसे कि डिफरेंस रहा स्कूल अटेंडेंस को लेकर। जैसे कि जो रिच बच्चे थे वो तो अभी भी घरों में बैठे रहते थे, कम आते थे स्कूल, लेकिन जो गरीब बच्चे थे वो खाने के लालच में स्कूल आने लगे। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग करने की चीजों की बात करेंगे कास्ट बेसिस पर। सो था कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्कूल में एग्जिस्ट करती थी ये चीज। इसके अलावा एटीट्यूड चेंज इज वेरी स्लो। एटीट्यूड तो देखिए लोगों का चेंज हो रहा है, लेकिन आप चाहें कि एक ही दिन में ऐसा हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिस थिंग विल एंड बट थ्रू टाइम इट्स वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, बहुत स्लो है, लेकिन फिर भी एटीट्यूड चेंज हो रहा है लोगों का। सो इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी। कुछ और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सिचुएशंस हैं इंडिया के लिए ही है, इंडिया में ही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी कंट्रीज में भी ये इनइक्वालिटी फैली हुई है। हम अब दूसरी डेमोक्रेसीज में को ध्यान में रखकर इस चीज को पढ़ेंगे। सो स्ट्रगल अगेंस्ट द इनइक्वालिटी is not limited to India only. There are many other democratic countries suffering from this problem also. We can take the example from African American. When they face, जो अमेरिका में जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे, दे फेस ह्यूज इनइक्वालिटी, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी का उन्होंने सामना किया है। सो अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वल इन अमेरिका एंड डिनाइड इक्वालिटी थ्रू लॉ। इवन वहां पर तो हमारे यहाँ लॉ तब भी बना हुआ है, वहां तो लॉ भी नहीं था इस चीज को लेकर कि उनको अफ्रीकन अमेरिकन को इक्वल ट्रीटमेंट मिले। वी कैन अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ स्टोरी ऑफ रोजा पार्क्स। ये हमें बहुत हेल्प करेगी इस पूरी सिचुएशन को यूएसए की समझने के लिए। सो इन यूएसए देयर वाज अ सिस्टम दैट इफ अ व्हाइट पर्सन wished to sit in the bus, then black had to either sit at the back seat or get up from their seat. मान लीजिए कि ये सिस्टम था वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में कि अगर कोई बस में व्हाइट लोग भी हैं और ब्लैक लोग भी हैं, तो ब्लैक लोग जो थे वो या तो पीछे की सीटों पर बैठा करते थे, या फिर उनको उनकी सीट से हटा दिया जाता था, उनको खड़े ही रहना पड़ता था बस में। तो हुआ क्या, एक दिन रोजा पार्क, एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन हु वाज टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे वर्क, refused to get up from her seat for a white man on 1st December 1955, and her refusal started the civil rights movement. लोगों ने जब इस चीज को सुना कि कैसे रोजा पार्क ने सीट पर से अपनी हटने के लिए मना कर दिया, सो इसकी वजह से लोगों के अंदर एक मोटिवेशन आया एंड दे स्टार्टेड द मूवमेंट फॉर सिविल राइट्स, and then Civil Rights Act 1964 was passed in अमेरिका। सो क्या था इस एक्ट में, हम ये चीज समझेंगे। सो अगेंस्ट द एजिटेशन शोड बाय अफ्रीकन अमेरिकन, द यूएस गवर्नमेंट पास द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964।
इसमें क्या था, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड नेशनल ओरिजिन वाज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। बिल्कुल सख्ती के रूप से मना कर दिया गया था कि किसी को भी रेस, रिलीजन या नेशनल ओरिजिन की वजह से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, अलग अलग नहीं किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, स्कूल्स वर ओपन फॉर अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन, दे वुड नॉट हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल। इससे पहले क्या था, सिविल राइट्स एक्ट आने से पहले जो ब्लैक लोग थे उनके बच्चों के लिए अलग स्कूल था और व्हाइट लोगों के लिए अलग स्कूल था। लेकिन इस सिविल राइट एक्ट के आने के बाद में एक ये चीज को खत्म कर दिया गया, ये कहा गया कि वो सेम स्कूल जा सकते हैं। दिस ऑल वॉज डन टू इंश्योर इक्वालिटी। इस चीज को इसीलिए किया गया था ताकि इक्वालिटी आए वहां पर। डिस्पाइट दिस इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन अमेरिका, बहुत ज्यादा एग्जिस्ट रही अमेरिका में। था क्या कि जो अफ्रीकन लोग थे जब वो इंडिया आए थे, सॉरी अफ्रीकन लोग जब वो अमेरिका आए थे, तो वो क्या था कि सबसे पहले वो लोग स्लेव्स हुआ करते थे। तो ये चीज इन लोगों के माइंड में, व्हाइट लोगों के माइंड में घर कर गई थी पूरी तरीके से कि ये जो है ये स्लेव्स हैं, जो अफ्रीकन लोग हैं। तो वो इसको इक्वल ट्रीटमेंट देना ही नहीं चाहते थे पूरी तरीके से। सो मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन वर पुअर, गरीब थे जितने भी, ज्यादातर अफ्रीकन अमेरिकन लोग जो थे। अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट्स अटेंड गवर्नमेंट स्कूल वेयर एज व्हाइट स्टूडेंट अटेंड प्राइवेट और हाईली रेटेड गवर्नमेंट स्कूल। अब जब उन लोग के पास पैसा ही नहीं था तो वो सेम स्कूल में, वहां पर जो प्राइवेट हाईली जो प्राइवेट स्कूल थे, हाईली सोसाइटी में जो रहा स्कूल्स हुआ करते थे जहां पर पैसे वालों के बच्चे पढ़ा करते थे, वहां अपने बच्चों को अफ्रीकन अमेरिकन भेज ही नहीं सकते थे क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बहुत पुअर थे। अब क्या था चैलेंजेस, हमारी जो डेमोक्रेसी तो हम देखिए प्रजातंत्र तो है, लेकिन इसके आगे बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं इसके सामने। क्या क्या चैलेंजेस हम पढ़ेंगे। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक, किसी भी कंट्री को हम पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं। इंडिविजुअल्स ट्राई टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर ए ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी ऑन वेरियस इश्यूज। इक्वालिटी को बहुत सारे इश्यूज पे, वेरियस इश्यूज पे लाने की कोशिश की जाती है और पुश किया जाता है इसको, इक्वालिटी को, डेमोक्रेसी को, ताकि सच में ऐसा हो कि इक्वालिटी आ पाए। मेन स्ट्रगल इज फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ एवरी पर्सन एज इक्वल। सबसे बड़ा स्ट्रगल तो यही है कि हर व्यक्ति को इक्वालिटी और डिग्निटी मेंटेन करके रख पाना बहुत ज्यादा बड़ा स्ट्रगल है। व्हाट डू यू थिंक, whether the equality of every person is ensured or not? तुम लोग क्या सोचते हो ये बताना मुझे। Are we able to maintain the dignity of all individuals or not? क्या सच में हम हर सिंगल पर्सन की डिग्निटी जो है वो मेंटेन रखने में पॉसिबल है डेमोक्रेसी या नहीं है, ये भी चीज हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मीट यू इन चैप्टर 2।